गुड इवनिंग। वेलकम टू टुडेस क्लास। आज जो प्लान किया था वही करेंगे। पहले डीआई है, उसके बाद एरिथमेटिक का सवाल करेंगे। आज थोड़ा लंबा सेशन होगा। आज ये कर लिया तो कल हम लोग इंग्लिश करेंगे, ठीक है? एग्जाम तो अभी आ ही गया, शायद 5 तारीख से एग्जाम है। ठीक है, मैंने भी प्रीलिम्स के लिए अप्लाई किया है, जस्ट एनालाइज करने के लिए। प्रीलिम्स का एग्जाम मेरा 6 को मॉर्निंग को है, शायद 8 बजे। देखते हैं पेपर कैसा आता है। ठीक है। आप लोग भी बताना एग्जाम के बाद। मतलब मेरा ही फर्स्ट एग्जाम है शायद, नहीं फर्स्ट शायद सोबिक का है, 5 तारीख को। तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, जस्ट थोड़ा बता देना कि क्या पेपर है, फिर हम लोग उसका एनालिसिस कर सकते हैं बैठ के आराम से। ठीक है। और आप लोग, मेरा भी 6 को है सर, 8 बजे। हाँ, मेरा भी 6 को है। मेरा भी 8 बजे है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये अच्छा, आपका भी 5 है ना? देखो, अगर मुझे प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाता है तो मैं मेंस नहीं दूंगा, डोंट वरी। और ऐसा सीट खाने का कोई मोटिव नहीं है। आपका सीट अभी इस बार असम में बहुत सारा वैकेंसीज है, तो आप लोग ट्राई करो मिलने का। ठीक है। अ, वैसे भी प्रीलिम्स देने से कुछ मतलब वो नहीं होता है। अगर आप मेंस क्लियर किया आपने, तभी आप एक सीट वेस्ट करते हैं। तो प्रीलिम्स हर कोई दे सकता है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, ये वाला डीआई है, इसको देखो। और क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ आइटम को लेके 3 आइटम है, ए बी सी। उसका प्रोडक्शन कितना हुआ, सेल कितना हुआ, और कितना बचा, कितना अनसोल्ड रहा, उसके रिलेटेड एक कैसलेट डीआई है। कैसलेट डीआई मतलब कुछ नहीं, जो थ्योरी लिखा रहता है उसमें। ठीक है, उसमें कोई ग्राफ वाफ नहीं है, तो आप लोग निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, डेटा निकालो क्या क्या है। फिल्म्स में एग्जाम पेपर इजी आएगा, टेंशन मत लो, लेकिन पूरा सुपर फास्ट रहना है बस। वही है, जो करना है जल्दी करना है, पेपर बहुत इजी आएगा, डोंट वरी। इसका डेटा निकालो, डेटा हो जाने के बाद एक बार डन कमेंट कर दो, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। हो जाने के बाद डन कमेंट कर देना, ठीक है? इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पता है? असम में इतना सीट कभी भी नहीं आता है।
मैंने जब एसबीआई क्लर्क क्लियर किया था तब असम में अराउंड सिर्फ कितना सीट था, 200 या 250 सीट था शायद, उससे भी कम था। इस बार बढ़िया चांस है, इस बार क्लियर होने से बहुत अच्छा है। 500 सीट एक स्टेट से आना बहुत बड़ा बात है। जल्दी निकालो यार। डन, ओके। डन। ठीक है, और एक जन का हो जाने से फिर मैं सॉल्व करता हूँ, जल्दी सॉल्व करो। जस्ट डेटा निकाल के रख दो, बस उतना ही करना है। वेरी गुड। देखो चलो साथ में सॉल्व करते हैं, देखो 2014 का पहले डेटा बनाएंगे, फिर 15 का बनाएंगे, ठीक है। पहले बनाएंगे 2014 का, फिर यहाँ पे बनाएंगे हम लोग 15। देखो, प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स इन ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5। पहले प्रोडक्शन दो चीज है, एक कितना आइटम कितना माल प्रोड्यूस होगा, दूसरा कितना माल बिकेगा, और तीसरा कितना माल अनसोल्ड रहेगा, कितना सामान अनसोल्ड रहेगा, कितना प्रोड्यूस होगा, कितना सेल होगा, और जो बाकी रह जाएगा वो अनसोल्ड होगा। सिंपल सिंपल चीज है। जितना आप प्रोड्यूस करेंगे उसमें से कुछ आप बेच देंगे और बाकी नहीं बिकेगा, ठीक है। बस वही है। तो प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स का ए एंड बी में रेशियो दिया हुआ है 7:5, और डिफरेंस 2000। रेशियो है 7:5 और डिफरेंस है 2000। रेशियो में डिफरेंस देखो, ये सब चीज को लिखना नहीं है, ये जितना आप ये सब लिखने से टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। 7:5 में डिफरेंस है 2 यूनिट का, और डिफरेंस 2000। 2 यूनिट का वैल्यू 2000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 1000। मतलब 2014 में जो प्रोडक्शन है ए बी और सी, ठीक है, वो 7:5 में है ए और बी का, और डिफरेंस 2000 है। इसका मतलब ये 2 यूनिट का वैल्यू 2000 है, तो 1 यूनिट का 1000 होगा, तो 7 यूनिट का कितना होगा, 7000। मतलब ए का होगा 7000, और बी का 5 यूनिट तो 5000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 1000 आइटम्स रिमेन अनसोल्ड इन बी। बी में प्रोडक्शन कुछ होगा, कुछ सेल होगा, कुछ अनसोल्ड रहेगा। यहाँ पे क्या बोला,
कि 1000 आइटम्स बी में अनसोल्ड है, इसका मतलब 5000 में से 1000 अगर अनसोल्ड है, इसका मतलब 4000 सोल्ड, बिक गया होगा, सोल्ड, ये सेल नहीं होगा, सोल्ड होगा। ठीक है, 1000 अगर अनसोल्ड है मतलब 4000 बिक गया होगा ना। चलो, उसके बाद क्या बोला, एंड सेल्स ऑफ आइटम इन बी एंड सी आर सेम। यहाँ पे देखो क्या बोला है, सेल्स ऑफ आइटम इन बी एंड सी आर सेम है, बी और सी में सेल सेम है। तो बी में जितना सेल है 4000, सी में भी उतना ही है 4000। नेक्स्ट, 5200 आइटम्स आर सोल्ड फ्रॉम ए में से कितना सेल हुआ है, 5200 अगर सेल हुआ है तो बचेगा कितना, 1800, क्योंकि टोटल 7000 है, 5200 अगर सोल्ड हो गया तो अनसोल्ड कितना होगा, 1800। नेक्स्ट, विच इज 1200 लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स इन सी। मतलब 5200 आइटम्स जो सेल हुआ है ये 1200 कम है जितना प्रोड्यूस हुआ है सी में। मतलब सी में 1200 ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है ना, तो सी में कितना, 1200 किससे ज्यादा, इससे, ये 5200 से ज्यादा, मतलब 5200 प्लस 1200। ठीक है, 5200 प्लस 1200 मतलब 6400। 6400 प्रोड्यूस हुआ है सी में, जिसमें 4000 सोल्ड हो गया, तो बचेगा कितना, 2400 अनसोल्ड। कितने लोगों को ये समझ में आ गया बोलो अभी तक, यहाँ तक कितने लोगों को आ गया बोलो। तो ये आपका एसबीआई क्लर्क प्री लेवल का नहीं है, थोड़ा हाई लेवल का है। ठीक है, क्लर्क प्री में जो दिखेगा डायरेक्ट दिखने वाला डीआई आएगा, जो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। हाँ, आपको तो आ गया, आपने तो निकाल लिया। जिन लोगों ने नहीं निकाला मैं उनको स्पेशली पूछ रहा हूँ। सबको समझ में आ गया ना ये चीज, जिन लोगों ने अभी तक डेटा नहीं निकाला था। आ गया ना बाकी लोगों को। यस, नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया आपको? क्या समझ में नहीं आया बोलो। आपका आज फर्स्ट क्लास है क्या? अफरोजा, आपका फर्स्ट क्लास है क्या? फर्स्ट क्लास होने से यार कैसे समझ में आएगा बोलो तो। कौन सा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो कुछ है ही नहीं, प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन क्या समझ में नहीं आया, यहाँ पे दिखाई तो है सब कुछ डेटा। प्रोडक्शन ऑफ आइटम ए एंड बी इन द रेशियो। आपको अगर रेशियो समझ में नहीं आता है वो तो अभी सॉरी मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि ये सब तो अभी 3-4 महीने पहले से चल रहा है। ठीक है, उसमें तो फायदा नहीं है फिर, क्योंकि उसका क्लास हो गया, अभी हम लोग फाइनल प्रैक्टिस में है अभी। क्लास वर्स तो कब का खत्म हो गया। ठीक है, तो सेवन देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी समझना है तो एक बार ट्राई करो समझने का। प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स ए एंड बी का रेशियो है 7:5 और डिफरेंस है 2000। रेशियो 7:5 है, डिफरेंस 2000 है, मतलब रेशियो में डिफरेंस देखो, 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू 2000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 1000। 1000 मतलब क्या क्या होगा, 7000 और 5000। तो प्रोडक्शन हो गया 7000 और 5000। फिर क्या बोला, 1000 आइटम्स अनसोल्ड है बी में। बी में 5000 में से 1000 बिका ही नहीं, तो 4000 बिक गया होगा, 4000 सोल्ड हो गया होगा। ठीक है, एंड सेल्स ऑफ आइटम इन बी एंड सी आर सेम। बी और सी में सेल्स सेम है, मतलब बी और सी में, बी में, सॉरी, बी में अगर सेल 4000 है तो सी में भी 4000 है, यही बोला। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, 5200 आइटम्स आर सोल्ड फ्रॉम ए में सेल कितना है, 5200 बिक गया, तो कितना बचा होगा, टोटल 7000 है तो उसमें से 5200 सेल हो गया, तो बचा कितना, 1800। बस, और तो कुछ बोला ही नहीं। 52 विच इज 1200 लेस। ये जो 5200 है ये 1200 लेस है प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स इन सी से। मतलब सी में 1200 ज्यादा होगा ना, सी में 1200 ज्यादा होगा, 5200 प्लस 1200 मतलब 6400। ठीक है, 6400। बस, ये भी था, 6400 प्रोडक्शन है, 4000 सोल्ड है, तो ये अनसोल्ड है, बस हो गया खत्म।
नेक्स्ट है 2015 का, देखो सेल्स ऑफ आइटम इन ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है 7:3:4। 2015 में ए बी सी में, मैं फिर से कॉलम ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, इसी में से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेल्स का रेशियो दिया हुआ है 7:3:4। अरे यार, मतलब 7 यूनिट, ये 3 यूनिट्स और ये 4 यूनिट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद देखो 2000 आइटम्स रिमेन अनसोल्ड इन सी। सी में अनसोल्ड कितना है? 2000। सी में अनसोल्ड कितना है? 2000। नेक्स्ट, विच इज वन थर्ड ऑफ इट्स प्रोडक्शन। यहाँ पे देखो विच इज वन थर्ड ऑफ इट्स प्रोडक्शन, 2000 अनसोल्ड है और 2000 वन थर्ड है प्रोडक्शन का, मतलब प्रोडक्शन कितना है? 2000 जो अनसोल्ड है ये वन थर्ड है प्रोडक्शन का, मतलब प्रोडक्शन कितना है? 6000 होगा ना। 2000 जो है ये वन थर्ड है प्रोडक्शन का। सपोज प्रोडक्शन एक्स है तो एक्स कितना होगा? 3 × 2000 होगा, 6000 होगा। तो प्रोडक्शन हो गया 6000। 2000, 6000 प्रोडक्शन है जिसमें से 2000 अनसोल्ड है, तो सोल्ड कितना हुआ होगा? 4000 होगा। समझ में आ रहा है? 6000 प्रोडक्शन है जिसमें से 2000 अनसोल्ड है, तो 4000 सोल्ड हो गया होगा। ये ऑलरेडी रेशियो में था ना 7:3:4 का, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू 4000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000 होगा। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 7000। और 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 3000। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला देखो, द नंबर ऑफ आइटम्स दैट रिमेन अनसोल्ड इन ए एंड बी, ये भी दिया हुआ है डायरेक्टली। अच्छा ये लेस है। द नंबर ऑफ आइटम्स दैट रिमेन अनसोल्ड इन ए एंड बी इज 600 एंड 200 रेस्पेक्टिवली, लेस देन द नंबर ऑफ आइटम्स देन दैट रिमेन अनसोल्ड इन सी। मतलब 600 और 200 कम है सी का अनसोल्ड से। मतलब सी में अनसोल्ड कितना है? सी में अनसोल्ड है 2000, तो ए में इससे 600 कम है, मतलब 1400 है। ठीक है, ए में इससे 600 कम है तो 1400 है, और बी में इससे 2000 से 200 कम है तो 1800 है। अभी देखो, अभी आप 1400 बिका नहीं और 7000 बिक गया, तो प्रोड्यूस कितना हुआ होगा इसका सम? 8400। 3000 बिक गया, 1800 नहीं बिका, तो टोटल कितना होगा? 4800। बस डेटा निकल गया। आप लोग अभी मुझे बताओ कि कितने लोगों को ये समझ में आ गया। जिन लोगों ने आंसर निकाल लिया उनसे मैं नहीं, उनका कोई टेंशन नहीं है, आप लोग के ठीक है। बाकी बोलो कितने लोगों को आ गया ये समझ में पूरा, डीआई कैसे निकाला। कितने लोगों को समझ में आ गया बोलो तो। और नहीं आया तो आप लोग बताओ कौन सा पार्ट नहीं आया, फिर मैं रिपीट करता हूँ। আহি গ'ল ন? ইমান একো ডিফিকাল্ট নহয়, জাষ্ট বহুত ইজি হয়, জাষ্ট প্লাছ মাইনাছে কৰিব লাগে। একোৱে নাই এইবোৰত, এইবোৰ বহুত ইজি হয়। জাষ্ট প্লাছ মাইনাছ কৰিবা, এইপিনে ইমান এড কৰিবা, মাইনাছ কৰিবা, সিমানটোৱে। Okay, see, I will repeat once more, and this for the last time I will repeat. देखो 15 वाला देखो, सेल्स ऑफ आइटम इन ए बी सी का रेशियो है 7:3:4। मतलब सेल्स का रेशियो है 7:3:4, मतलब 7 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। 2000 आइटम्स रिमेन अनसोल्ड इन सी विच इज वन थर्ड ऑफ इट्स प्रोडक्शन।
सेंटेंस को अच्छे से देखो, 2000 आइटम अनसोल्ड है सी में, जो कि 1/3 है प्रोडक्शन का। मतलब सी में अनसोल्ड कितना है? 2000। तो 2000 जो है ये 1/3 है प्रोडक्शन का, मतलब प्रोडक्शन कितना है? 2000 इंटू 3 होगा ना, तो 6000 प्रोडक्शन है। 6000 प्रोडक्शन है जिसमें से 2000 अनसोल्ड है, तो सोल्ड कितना होगा? 6000 माइनस 2000, तो 4000। मतलब ये 4 यूनिट का वैल्यू 4000 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू अगर 4000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1000 होगा ना। तो 4 यूनिट का वैल्यू है 4000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 3000, और 7 यूनिट का वैल्यू 7000। ठीक है, चलो। द नंबर ऑफ आइटम्स दैट रिमेन अनसोल्ड इन ए इन बी, यहाँ पे लास्ट वाला सेंटेंस कि जो ए और बी में जितना अनसोल्ड है वो 600 और 200 लेस है सी से। मतलब ए में जितना अनसोल्ड है वो 600 लेस है सी से, मतलब 2000 से 600 कम है, मतलब 1400 है। और बी वाला 2000 से 200 कम है, तो 1800 है। अभी देखो, 1400 अनसोल्ड है, 7000 सोल्ड है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा? 8400। इसमें 1800 अनसोल्ड है, 3000 सोल्ड है, तो प्रोडक्शन कितना होगा? 4800। ठीक है, चलो। अभी आप लोग ये डेटा को जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, और जिन लोगों ने नहीं किया, और कॉपी का हो जाने से एक बार डन बोल दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो डेटा को। हो जाने से एक बार डन बोल दो, विल मूव फॉरवर्ड। हो गया ना? चलो बढ़िया। तो आप लोग पहले एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। सी बी सी, क्यों अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? एवरेज प्रोडक्शन इन 2015। एवरेज प्रोडक्शन इन 2015, 2015 का डेटा चेक करना है, 15 का। ये 3 नंबर का एवरेज चाहिए। 6000, 4800 और 8400। देखो मैं आपको एवरेज 6000, 8400 और 4800 इसका एवरेज चाहिए। ठीक है, ये 3 नंबर का आप लोगों ने ऐड किया होगा। मैं आपको एवरेज निकालने का एक इजी मेथड दिखाता हूँ, डेविएशन से निकाल लो। ऐसा जब होता है ना, एवरेज, अभी आपको एवरेज में बहुत सारा डाउट होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी, तो एवरेज पढ़ाने बैठने से फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर भी देख लो आप, ऐसा जब होता है ना, एक कोई भी एक नंबर को एवरेज मान लो, जैसे 8400 को आपने एवरेज मान लिया सपोज। आप डेविएशन चेक करो कितना है, डेविएशन चेक करो कितना है। यहाँ पे कितना डेविएशन है? ये 2400 कम है एवरेज से, ये वाला नंबर -2400। ये वाला नंबर है कितना कम है एवरेज से? ये वाला नंबर कम है 3600 है ना? हाँ, -3600, तो -3600 ये है नेट डेविएशन, मतलब 6000। 6000 डेविएशन है सम में, तो एवरेज में डेविएशन होगा 2000 का। मतलब एवरेज इतना नहीं है, इससे 2000 कम है। 8400 से 2000 कम है, मतलब 6400 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नॉर्मली भी कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट ऐड कर दो तीनों को।
6,000, 8,000, 1400 और 1,800 और 19,200, 19,200 आ रहा है सम। 3 से डिवाइड करो, 6,400 आ जाएगा। यही ज्यादा इजी है एक्चुअली, सम करना ही ज्यादा इजी है। ठीक है ना? आ गया ना समझ में सबको? एवरीवन? यस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये डेविएशन समझ में नहीं आया तो स्किप करो, वो नहीं चाहिए। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, नॉर्मल सम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग बैंक में अभी क्लियर करके बैंक एसएससी में पीओ, मतलब एसएससी में ऑफिसर बन जाते हैं, पीओ बन जाते हैं बैंक में, उनको भी नहीं आता है डेविएशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? आपको बस आंसर निकालने आना चाहिए, उससे मतलब है। नेक्स्ट वाला, ये वाला करो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स इन सी एंड प्रोडक्शन इन बी? जल्दी करो। बी बी बी। वेरी गुड, इसी इसी स्पीड में करना है एग्जाम में। बी। वेरी गुड, ऐसे एक एक मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए, 1 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर मतलब। ठीक है? वेरी गुड, यही स्पीड चाहिए। देखो किसके बीच में डिफरेंस निकालने बोला। प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स इन सी इन 2014। 2014 में सी का कितना है? 2014 में सी का है 6,400, और 2015 में बी का, 2015 में बी का मतलब 4,800। ये दो नंबर का डिफरेंस चाहिए, ये दो नंबर का डिफरेंस तो 1,600 है। ठीक है? ये दो नंबर का डिफरेंस 1,600 है। समझ में आ गया ना? बस डेटा उठाओ, माइनस करो, प्लस करो, एवरेज निकालो, बस खत्म। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट ये वाला करो। Approximately what percent of items remain unsold from A and C together? ये वाला करो। सी, ओके। देखो अभी आपका प्रीलिम्स होने के बाद हम लोग मेंस का भी क्लास करेंगे, सो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोगों का प्रीलिम्स निकला कि नहीं निकला। ये सब मत सोचना कि प्रीलिम्स नहीं निकला तो मेंस का क्लास नहीं करेंगे, क्लास करना है। ठीक है? क्योंकि इस बार नहीं निकला तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली निकलेगा। डोंट थिंक कि मतलब वो प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मतलब ऐसा खराब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते चाहते हैं कि प्रीलिम्स निकल जाए, लेकिन अगर बाई चांस कुछ चीज़ की वजह से नहीं निकलता है, प्लीज अटेंड द मेंस क्लासेस। ठीक है? और मतलब हमने स्टार्टिंग से ही प्रीलिम्स और मेंस को डिफरेंशिएट नहीं करके पढ़ा है, तो इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। बहुत लोगों का सिर्फ प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, बाकी कुछ उनको आता ही नहीं है।
आईबीपीएस पीओ एग्जाम कौन सा मेंस दिया है कि प्रीलिम्स? प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ कि मेंस क्लियर नहीं हुआ? मेंस कोई बात नहीं। प्रीलिम्स क्लियर हुआ ना मतलब आप अच्छे अच्छा स्टूडेंट है। आपको जहाँ पे गैप है वो बस पकड़ना है। आपका आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स क्लियर हुआ ना, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स दिया था पेपर, बहुत लोगों का क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, मैंने खुद दिया था ना पेपर, पेपर बहुत अच्छा था आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स का, बहुत सही पेपर बना है। उतना इजी भी नहीं था और उतना भी डिफिकल्ट नहीं था। मतलब मुझे तो अच्छा लगा, ऐसा टफ पेपर देके अच्छा लगता है। कितना आया था आपका मार्क्स प्रीलिम्स में? बोल सकते हैं क्या अगर आपको बुरा नहीं लगेगा तो? मेंस क्लियर नहीं होना कोई वो नहीं है, मेंस क्लियर हो जाएगा। मेंस के लिए थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना पड़ता है, बस। क्रिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ये तीन सब्जेक्ट पढ़ने से हो जाता है मेंस। मेंस का अब सर याद नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अरे यार मेंस नहीं निकला तो क्या हुआ, निकल जाएगा ना। अच्छा चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ आइटम्स रिमेन अनसोल्ड फ्रॉम ए एंड सी? 2015 का बात हो रहा है। 2015 में कितना अनसोल्ड है ए और सी टुगेदर? ए और सी में टोटल कितना अनसोल्ड है देखो। ए और सी मिला के टोटल कितना अनसोल्ड है वो देखो, 3,400 अनसोल्ड है। 3,400 अनसोल्ड है। कितना का, कितना परसेंटेज, कितना का परसेंटेज, ये जितना प्रोडक्शन हुआ उसका 6,000, 8,400, मतलब 14,400। ये इसका कितना परसेंट है वो निकालना है। बहुत इजी है, देखो ऑप्शन से कैसे आंसर देना है वो देखो। इसको पहले तो छोटा कर सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन छोटा करके फायदा है। 2 से काटो 1772, तो 1772 का कितना परसेंट है वो निकालना है। देखो ऑप्शन को देखो, ऑप्शन ऑप्शन से आंसर कैसे निकालना है वो देखो। आपको पता है 72 जो है उसका 10% आपको पता है ना, उसका 10% 7.2 होता है। इसका 20% होता है 14.4। 25% कितना होता है वो देख लो। 72 का 10% अगर 7.2 है तो 5% 3.6 होगा कि नहीं? पांच 5% इसका आधा होगा ना, तो 5% 3.6 होगा। तो 25% इस नंबर में, ये 14.4 में 3.6 जोड़ दो, कितना आएगा? कितना आएगा जोड़ दोगे तो 0.6, 15 और 18, 18 आ जाएगा। मतलब 25% तो 18 है। ठीक है। इस अच्छा 25% इतना कुछ करने का भी नहीं था, इसमें हम लोग 1/4 कर देने से भी आ जाता। 25% मतलब 1/4 होता है ना, तो 72 का 1/4 18 आ जाता, डायरेक्ट भी आ जाता। तो हमको चाहिए 17। अभी 17 20% से ज्यादा है, लेकिन 25% से कम है। मतलब 17 क्या है, 14.4 से ज्यादा होता है और 18 से कम होता है ना। तो आपका जो आंसर है वो 20 और 25 के बीच में लाई करेगा, मतलब ये आंसर है। हुआ? समझ में आया कि नहीं बोलो तो? प्लीज रिप्लाई, ये चीज समझ में आएगी नहीं। देखो ये मैंने इतना कैलकुलेट करके लिखा, नहीं तो मैं इसको विदाउट पेन लिख कर सकते। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा किया। ये कितने लोगों को समझ में आ गया बोलो तो? क्लियर हो गया ना? बाकी आप लोगों ने जैसे भी किया है वो भी सही है, जस्ट मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखो यहाँ से ना, रिपीट सर, हाँ रिपीट करता हूँ, देखो यहाँ से ना परसेंटेज निकालना डिफिकल्ट है। आपको फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब झमेला है बहुत। आप डायरेक्ट सोचो, देखो
आपको क्या निकालना है? 17 जो है वो 72 का कितना परसेंट है, यही निकालना है ना। 17 जो है 72 का कितना परसेंट है। तो पहले आप क्या करो, 72 का 10% निकाल लो। आपको ऐसे भी पता है कि जो आंसर है वो 30% से नीचे ही आएगा ना, सारा तो 30% से नीचे ही है, और ऐसे भी 30% के नीचे ही आएगा। तो आपको पता है कि इसका 10% 7.2 है। 10% चेक किया, 10% में नहीं मिला क्योंकि नंबर हमको चाहिए 17। तो 20% निकालो। 20% कितना होगा? 14.4 होगा। 10% अगर इतना है तो 20% इतना होगा ना। फिर आप निकाल के देखो कि 25% कितना है। मैं 25 क्यों निकाल रहा हूँ पता है? क्योंकि ऑप्शन में 29 भी है, 24 भी है। तो इन दोनों के बीच में 25 नंबर है ना। अगर आंसर 25 से ज्यादा हो जाता तो डायरेक्ट 29 मार्क करो, और अगर 25 से कम हो जाता तो 24 होगा आंसर। तो 25% निकाल लो कितना है। इसका 25% 18 होता है। तो आपको चाहिए 17। 17 14.4 से ज्यादा है बट 18 से कम है, मतलब मेरा जो आंसर है वो 20% से 25% के बीच में आएगा। तो यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है ना, 24%। अभी आया समझ में? इतना बुझी पाइसा नो। यस, ठीक है। ठीक है, चलो आप लोग अभी एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। जल्दी बनाओ, उसके बाद फिर एरिथमेटिक भी करना है। ऑप्शन ई। बाकी लोग इतना, आप लोग बहुत टाइम ले रहे हैं, थोड़ा फास्ट करने को ट्राई करो। ऑप्शन ई, ओके। रेशियो निकलना है, नंबर ऑफ आइटम्स। मेरा 11 तारीख को एग्जाम है। ओके, ऑल द बेस्ट। टाइम है अभी, लेकिन पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई तो चालू रखो। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड फ्रॉम बी एंड सी इन 2014, ए एंड बी इन 2015? मतलब बी एंड सी इन 2014 सोल्ड का चाहिए ना। सोल्ड का चाहिए बी और सी इन 2014, मतलब इन दोनों का सम, मतलब 4000 और 4000। बी एंड सी इन 2014 मतलब 4000 प्लस 4000, इसका सम का और रेशियो। ए एंड बी इन 2015, ए एंड बी इन 2015 मतलब 7000 और 3000। तो यहाँ इस रेशियो 7000 और 3000।
सारा जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 4 8 7 3 10। 8:10 होगा, मतलब 4:5। हुआ, क्लियर हो गया ना सबको? बोलो तो, डीआई में इस 4 क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? क्लियर है ना? चलो, बढ़िया। देखो डीआई में मैं भी क्या ही समझा लूंगा आपको, बोलो ये सब सम करना है, रेशियो निकालना है। इसमें तो मेरा भी कोई रोल नहीं है, ये तो आपके ऊपर ही है कि आप कितना जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आपको एरिथमेटिक में मैं समझा सकता हूँ, लेकिन इसमें तो कुछ वो नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बनाइए। कोमल, आपका मेंस में कौन सा पार्ट में कम अटेम्प्ट हुआ था? ये तो याद होगा शायद आपको। सर मार्क्स नहीं दिया था, बस लिखा हुआ था बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता होगा ना कौन सा सब्जेक्ट में अटेम्प्ट कम हुआ था। मार्क्स का नहीं बोल रहा हूँ, अटेम्प्ट भी तो होता है ना, कौन सा सब्जेक्ट में अटेम्प्ट कम हुआ था, वो पूछ रहा हूँ। याद नहीं है क्या? ऑप्शन नहीं। मतलब आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स है कि रीजनिंग है कि इंग्लिश है? रीजनिंग तो नहीं होगा, मैथ्स से इंग्लिश ही होगा शायद। रीजनिंग है? क्यों? आप रीजनिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्या? रीजनिंग तो सबका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है। एक्चुअली सर रीजनिंग का मैं प्रिपरेशन नहीं की थी। रीजनिंग करो, रीजनिंग में ना ये डेली 1 से 2 पजल करो, और कुछ मत करो। और कुछ है ही नहीं रीजनिंग में। और मेंस के 1 महीना 1.5 महीना पहले एक पार्ट है क्रिटिकल रीजनिंग, वो आप लोग अगर मेंस क्लियर करते हैं, वो पार्ट आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, मैंने सोच के रखा है। मुझे क्रिटिकल रीजनिंग मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो पार्ट अगर आपने क्रैक कर लिया, मतलब अगर आपको समझ में आ जाता है, तब तो बस हो गया। मेंस में तो 10 12 नंबर उसी से आता है। डायरेक्ट डायरेक्ट मार्क्स है वो। मार्क्स को एम करना चाहिए, मतलब किससे मार्क्स नंबर आपका निकलेगा, वो चीज अगर आपको समझ में आ गया, बस। क्योंकि देखो, मेंस में जो जो पजल आएगा, वो तो मतलब नहीं करना ही बेटर है। कोई फायदा नहीं है वो सब करके, आप टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा छोटा क्वेश्चन पकड़ो, छोटा क्वेश्चन में मार्क्स निकालो, बस हो गया। अच्छा चलो, इसका आंसर क्या हुआ? सिर्फ एक एक ही इंसान का आया जो? क्या हुआ इसका आंसर?
सर हम विदाउट प्रिपरेशन का एग्जाम, अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी प्रिपेयर करो, अभी टाइम है ना। विदाउट प्रिपरेशन का आपने अगर प्रीलिम्स निकाला तब वो भी बहुत बड़ा बात है। क्या हुआ इसमें, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाओ, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सर ये टॉपिक नहीं किया है। अरे यार, ठीक है तब कोई बात नहीं, लेकिन बाकी लोगों ने तो किया है ना। 120 किलोमीटर कवर करता है 2.4 आवर्स में, तो इसका स्पीड कितना होगा गाड़ी का? गाड़ी का स्पीड कितना होगा? 120 करता है 2.4 आवर्स में, तो स्पीड कितना होगा? 50 होगा शायद ना। 120/2.4, ये आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। देखो मैं आपको समझा देता हूँ रिलेटिव स्पीड क्या होता है। ये होता है स्पीड ऑफ कार, ये जो गाड़ी है, और एक बाइक है। बाइक क्या करता है? हाफ डिस्टेंस 2 घंटा में करता है, मतलब 60 किलोमीटर, हाफ मतलब ये 120 का आधा, 60 किलोमीटर 2 घंटा में करता है, तो 60/2 इसका स्पीड है, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। इफ द कार इज हेडिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, कार जो है वो इधर भाग रहा है ईस्ट के तरफ, और बाइक जो है वो वेस्ट में जा रहा है, बाइक इधर भाग रहा है वेस्ट के तरफ, सेम पॉइंट से सेम टाइम के अंदर। अच्छा, देखो अभी आप लोग ट्राई करना आंसर देने को। देखो मैं आपको रिलेटिव स्पीड समझा देता हूँ। यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो एक का स्पीड, एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर। कार किधर भाग रहा है? कार भाग रहा है ईस्ट की तरफ ना, कार भाग रहा है ईस्ट की तरफ, मतलब ईस्ट वाले का इसका स्पीड है 50 और जो वेस्ट में भाग रहा है उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है कि 1 घंटे में, 1 घंटे में जब आप आपके पास सोचो, आपके पास टाइम का कंट्रोल है, आप इमेजिन करो कि आपके पास जो है वो टाइम का जो है वो कंट्रोल आपके पास है। तो आपने टाइम चालू किया, टाइम स्टार्ट नाउ ऐसे बोला आपने, टाइम स्टार्ट नाउ। फिर आपने देखा 1 घंटे में क्या होता है, आपने स्टडी किया कि 1 घंटे में क्या होता है। अभी आप मुझे बताओ कि ये जो कार है, ये कार है ना 50 किलोमीटर वाला कार है, और ये बाइक है। आप मुझे बताओ कि 1 घंटे में ये सिर्फ कुकील आंसर मत देना, ये जो कार है और ये बाइक है, ये कार 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताओ, प्लीज टेल मी। ये जो गाड़ी है, ये 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? क्या हो गया यार? ये जो गड्डी है, गड्डी 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? मैं सिर्फ कार का पूछ रहा हूँ। 50 करेगा ना? इतना टाइम लगता है यार आप लोगों को ये चीज समझने में? इस ये जो कार है, ये कार का स्पीड कितना है? कार का स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि ये जो कार है ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है, यही तो मतलब है स्पीड का। इसमें आपको कैलकुलेशन करने करने बैठ गए क्या आप लोग? ये जो कार है, इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है, यही तो मतलब है स्पीड का। तो जब आप 1 घंटे में देखोगे तो ये कार यहाँ से यहाँ पहुंच चुका होगा 50 किलोमीटर दूर यहाँ से। और उसी सेम घंटे में, क्योंकि दोनों ने सेम सेम टाइम पे स्टार्ट किया ना, ये जो बाइक है ये कितना मूव करेगा? बाइक मूव करेगा 30 किलोमीटर, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में ये कार 50 मूव करेगा, और ये जो क्या है इसका बाइक, वो 30 मूव करेगा। अभी आप मुझे बताओ कि 1 घंटे बाद इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? इन दोनों के बीच में 1 घंटे बाद कितना डिस्टेंस होगा? सर नेक्स्ट 1 आवर्स, मतलब ये तो एक नहीं नहीं घंटा नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट 1 आवर्स नहीं, ये ओनली दिस 1 आवर जो मैंने अभी बोला।
80 80 80 होगा ना, किलोमीटर। 80 होगा यार। आप लोग क्यों 20 बोल रहे हैं? 80 होगा ना। आप लोगों ने उसको बाय हार्ट किया है। बाय हार्ट मत करो, कोई भी चीज को बाय हार्ट मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो, ये गाड़ी इस पॉइंट से 1 घंटे बाद वो यहाँ पे पहुंचा ना, तो वो 50 किलोमीटर दूर चला गया। और ये जो बाइक है वो 30 किलोमीटर दूर चला गया। भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है ना, तो डिस्टेंस तो ऐसे ही इंक्रीज होगा ना। तो 50 + 30 नहीं होगा क्या? करेक्ट। तो अभी अगर मैं एक एक चीज सोचू, यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे एक गाड़ी भी है, एक बाइक भी है। अगर मैं ऐसा सोचूं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, मैं अगर उसको एक सिस्टम कंसीडर करूं, इसका मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो सिस्टम है वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। क्योंकि दोनों के बीच में पहले डिस्टेंस 0 था, अभी दोनों के बीच में डिस्टेंस 30 + 50, 30 + 50 80 हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ये दोनों को हटा के मैं एक सिस्टम लगाऊं, तो वो जो एक सिस्टम है वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है ना, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अभी आप नेक्स्ट 1 आवर में जब जाओगे, नेक्स्ट 1 आवर में ये जो बाइक है ये और 30 मूव करेगा, और ये जो गाड़ी है ये और 50 मूव कर लेगा। तो नेक्स्ट 1 आवर में फिर से 80 किलोमीटर इंक्रीज हो गया डिस्टेंस। 1 घंटे में 80 इंक्रीज हुआ, फिर 80 इंक्रीज हुआ, फिर 80 इंक्रीज हुआ, 80 80 80 80 करके इंक्रीज हो जाएगा। एवरी आवर 80 किलोमीटर करके डिस्टेंस बढ़ते रहेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। इसीलिए हम लोग जब दो बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, जो रिलेटिव स्पीड होता है, तब हम लोग इसीलिए हम लोग दोनों का रिलेटिव स्पीड को हम लोग ऐड करते हैं। तो जो रिलेटिव स्पीड होता है इसीलिए v1 + v2 होता है। क्यों v1 + v2 होता है? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होते जा रहा है टाइम के साथ। तो हमारा ऑब्वियसली स्पीड इंक्रीज होगा ना। आप ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1 घंटे में जो मेरा सिस्टम है वो 80 किलोमीटर मूव किया, मतलब जो मेरा सिस्टम का जो रिलेटिव स्पीड है वो कितना है, 80 किलोमीटर/आवर है। इसीलिए रिलेटिव स्पीड इन दोनों का ऐड होता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया बोलोगे? बताइए, कितने लोगों को समझ में आ गया और कितने लोगों को नहीं आया? क्लियर हुआ ना? ठीक है। इसीलिए रिलेटिव स्पीड हम लोग, इसीलिए बचपन से हम लोग ये करते हैं कि प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। उसके पीछे ऐसे ही नहीं है कुछ, कोई चीज लॉजिक है ना, हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है, ऐसे ही थोड़ी होगा। तो ये जो है, ये जो इस पॉइंट से, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। मतलब इतना हैवी वर्ड्स नहीं चाहिए। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से 50 किलोमीटर वो इधर चला गया, ये एक गाड़ी यहाँ से इधर चला गया, एक गाड़ी इधर चला गया। तो 1 घंटे में दोनों उल्टा चला गया ना, तो डिस्टेंस बढ़ गया ना। तो 1 घंटे में 80 बढ़ा, 2 घंटे में और 80 बढ़ जाएगा। 1 घंटे में 80 बढ़ गया, 2 घंटे में और 80 बढ़ जाएगा, 3 घंटे में और 80 बढ़ जाएगा, 4 आवर्स में और 80 बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे कर करके बढ़ते रहेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों के जगह में सिर्फ एक ही चीज मानूं, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो जो चीज है वो 80 किलोमीटर/आवर से मूव कर रहा है, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है ना वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा/आवर इंक्रीज हो रहा है। तो अभी अगर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, इन हाउ मेनी आवर्स दे विल बी 200 किलोमीटर अपार्ट। 1 घंटे में 80 किलोमीटर अपार्ट हो रहा है, तो 200 के लिए कितना चाहिए? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? 200। 200 चाहिए ना आपको, डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है प्रति पर घंटा कितना मूव कर रहा है। तो पर घंटा कितना मूव कर रहा है? 80 किलोमीटर/आवर ना, तो 200/80, तो उसका आंसर आएगा 2.5। ठीक है। जिन लोगों ने पहले से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लास किया, जैसे कुकिल ने किया, और मतलब और भी लोगों ने किया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से तब समझ में आया था। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ कि आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए आप लोग भूल गए। ठीक है। तो ये अगर समझ में आता है ना, देन आपको फॉर्मूला का कोई जरूरत ही नहीं है। देख के सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना होता है, सिर्फ इतना। बस स्पीड निकाल दिया, बस हो गया। सर वन हाँ डाउट बोलो। है, हाँ बोलो। जैसे हम लोग जब स्कूटी या बाइक या कार मूव करता है ना, तो जो डिस्टेंस दिखाता है उसमें, तो एक्चुअली एक लोकेशन का जो डिस्टेंस है वो ओनली स्पीड पे मतलब मैटर करता है क्या?
लाइक बस से जाने से उसका डिस्टेंस कम होता है, साइकिल से ज्यादा होगा ना, फिर नहीं, वो लाइक कार से था। जो मैप में दिखाता है। यस सर। नहीं नहीं, वो तो आपका वो अलग होता है। हाँ करेक्ट, वो एक एवरेज स्पीड पकड़ता है, वो सही है। कि मतलब टाइम क्यों गाड़ी में कम दिखाता है, वो पूछ रहे हैं ना आप। ये सर मतलब जैसे यहाँ से सब लखीमपुर से रंगा नदी का डिस्टेंस ऐसे हाँ नॉर्मली 5 या 6 किलोमीटर है, हाँ पर अगर बाइक स्पीड हो तो वो हाँ। 2 या 3 किलोमीटर दिखाएगा, कार तो 1 या 2 किलोमीटर नहीं नहीं दिखाएगा वो नहीं वाला। नहीं 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 नहीं, देखो एक बात है कि गाड़ी और बस में सेम डिस्टेंस दिखाएगा। सिर्फ गाड़ी में क्या दिखाएगा कि थोड़ा टाइम कम दिखाएगा, क्योंकि गाड़ी का स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा बस से। और नहीं सर, बाइक, बाइक बाइक। हाँ बाइक में वो रूट अलग होता है ना। देखो आप कोई कोई रोड में आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते, उसमें बाइक लेके जा सकते हैं। तो शॉर्टकट वगैरह मिला के दिखाता है ना गूगल मैप, इसीलिए। आप तो देखो। सर हाँ। मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस बोलने से अगर मतलब क्या होगा फिर वो, अगर मेजर करने से ना, तो वो जो ऐसे डाटा वाइज ही रहेगा क्या? डिस्टेंस तो मेजर करने से वो तो रोड वालों को पता होगा कि क्या है। मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो आदमी, देखो आप कहीं से भी कहीं में जाना, देखना आदमी का चलने वाला का डिस्टेंस सबसे कम होता है, मतलब यस मोस्ट सर। केसेस में। तो क्योंकि आदमी, हम लोग तो डिस्प्लेसमेंट से चले जाएंगे ना। हम लोग तो हम्म। छोटा छोटा रास्ता, लेकिन लेकिन बाइक तो गाड़ी वैसा नहीं जा सकता है ना। तो डिस्टेंस एक्चुअली में गाड़ी वाला ही होता है। अभी जो डिस्प्लेसमेंट तो मतलब आपको। मेन मेन जो रूट का जो मतलब हाँ डिस्टेंस है ना, हाँ। वो। ओके, थैंक यू। डिस्प्लेसमेंट आपके ऊपर है, आपको अगर वॉल कूदना आता है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, ऐसा ओके, कुछ है। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा ये समझ में आया कि नहीं, बोलो ये चीज। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया ना। ठीक है। और संतोष देखो, अभी अगर डायरेक्शन सेम होगा ना, डायरेक्शन सेम होने से क्या होगा पता है? डायरेक्शन सेम होने से एवरी आवर डिस्टेंस कमेगा। देखो कैसे कैसे घटेगा वो भी देख लो। ये तो क्वेश्चन तो होते रहेगा। अगर मैं, अगर इसको यहाँ से कार निकल रहा है ना, यहाँ से अगर बाइक निकलता सपोज, ये सेम डायरेक्शन में अगर बाइक निकलता, तो गाड़ी का स्पीड है 50 और बाइक का कितना था, 30 था ना। तो ये गाड़ी जो 50 ट्रेवल करता है 1 घंटे में, तो बाइक उतना नहीं कर पाता। बाइक कितना करता, 30 ही करता, क्योंकि उसका स्पीड कम है ना। तो बाइक यहाँ पे रहता, बाइक यहाँ पे रहता, बाइक और गाड़ी यहाँ पे रहता 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद गाड़ी जो है वो 50 ट्रेवल करता और बाइक जो है वो सिर्फ 30 करता। मतलब डिस्टेंस कितना होता दोनों के बीच में, 20 होता। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता, 20। इसका मतलब हाँ 20 होता। तो पर आवर डिस्टेंस 20 किलोमीटर से ही इंक्रीज होता। अभी नेक्स्ट 1 घंटे बाद 20 हुआ ना, तो 2 घंटे बाद वो 40 हो जाता, क्योंकि 2 घंटे बाद ये बाइक यहाँ पे था सपोज B1 C1। 2 घंटे बाद क्या होता, ये कार यहाँ पे पहुंच जाता C2। लेकिन बाइक ये 30 और 30 यहाँ पे ही रहता बाइक। ठीक है, बाइक यहाँ पे रहता B2। तो बाइक कितना ट्रेवल करता, 30 + 30 60। और गाड़ी ट्रेवल करता 50 + 50 100। तो गाड़ी 100 ट्रेवल कर लेता, बाइक 60 ही करता। मतलब 2 घंटे बाद डिस्टेंस कितना होता, 40। तो एवरी आवर डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर होता दोनों के बीच में। तो इसीलिए हम लोग जो सेम डायरेक्शन होता है ना, तब हम लोग रिलेटिव स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, V1 - V2 हो जाता है। ठीक है, एक अगर 50 है तो दूसरा 30 है ना, तो V1 - V2 कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो सिस्टम है वो 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, आ गया ना, अभी तो समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन करने के लिए जितना चाहिए उतना ही समझो, बाकी बाद में देखा जाएगा। अंडरस्टूड, ओके। ये वाला बनाइए, ये बनाइए, ये सब लोग बनाओ। ये तो नॉर्मल प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। प्रीलिम्स दे लो, फिर लगने से आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, लेकिन अभी ये सब मत करो, टाइम वेस्ट होगा। अभी जो समझ में नहीं आता है पूछ लो, मैं आपको छोटा करके समझा दूंगा क्लास में, उसमें हो जाएगा।
डी। बढ़िया। कैसे किया संतोष और कुकी? क्या किया, वो रेशियो मर्ज किया क्या? मतलब दोनों अलग अलग रेशियो निकाल के फिर मर्ज किया क्या, या फिर कैसे किया? 5 से 6। हाँ वही ना, 5 से 6, फिर 10 से 9, फिर 6 और 10 को सेम बनाया होगा। वैसे ही किया ना? चलो करो, मैं आपको एक अच्छा अप्रोच दिखाता हूँ, ये जल्दी से कैसे निकल सकते हैं। बाकी लोग थोड़ा जल्दी करो यार। बनाओ। ये बैंक एसएससी एग्जाम्स में क्या है ना, देखना आप लोग, कोई भी, आप लोग को अगर मैं एक टफ क्वेश्चन भी दे दूं ना, आप लोग देखना, एक दिन का टाइम देने से आपसे हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी हो, वो आप लोग डेफिनेटली कर लेंगे। मैं भी जब प्रिपेयर कर रहा था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्वेश्चन मतलब सॉल्व नहीं हुआ, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन जल्दी नहीं होता था, वही एक प्रॉब्लम था। वही, वो सीखते सीखते ही बहुत टाइम लग गया। और किसी का आंसर नहीं आया? सर डीआई कितना मार्क्स का आएगा? 10 तक आएगा, 10। 2 डीआई तो आना चाहिए, क्या पता 3 आ जाए, 2 तो मिनिमम आएगा ही। अरे डीआई का टेंशन मत लो यार, डायरेक्ट जो आएगा ना वो डेटा तुमको डायरेक्ट दिखेगा। ऐसा नहीं आएगा जो मैंने आज कराया उस लेवल का नहीं आएगा, ये तो पीओ प्रियो का प्रीलिम्स में आता है ऐसा। मैं बस आप लोगों को स्पीड इंप्रूव कराने के लिए थोड़ा सा हाई लेवल करा रहा हूँ, थोड़ा सा, जस्ट ज्यादा भी नहीं मैं। और 2-3 दिन के बाद हम लोग डायरेक्ट क्लर्क लेवल ही करेंगे सिर्फ। देखो आपके, मैं आपको फ्री सोर्स कुछ कुछ है, एक गाइडली है, ये सब से मॉक लगाओ, ठीक है? और हमारे साथ दिन में कुछ नहीं करना है, अभी तो सिर्फ एक क्लास अटेंड करना है और मॉक लगाना है बस। और किसी का नहीं आया क्या? प्रियक्षी, दीपानिता, कोमल, अरमान, अभिषेक, अनु, फिर और कौन है क्लास में, अफरूजा, और कौन है, सोबिक, दीपानिता, प्रकाश, किसी का आंसर नहीं आया? क्यों भाई? देखो इसका, देखो एक तो अप्रोच है कि क्या है, मार्क पर्सन मार्क द प्राइस 20% अबव कॉस्ट प्राइस। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है देख लो, 1/5। ठीक है? तो मार्क द प्राइस 20% अबव कॉस्ट प्राइस, मतलब 1/5 ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं ना हम लोग। मतलब जो मार्क प्राइस है वो 1/5 ज्यादा है कॉस्ट प्राइस में, तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो मार्क प्राइस 6 है। 10% डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट में देने से किसका रेशियो आएगा? 10% का मतलब क्या है, 1/10। तो डिस्काउंट देने से किसका रेशियो आएगा? डिस्काउंट देने से आएगा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। ठीक है? तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, अभी 1/10 का डिस्काउंट दिया, मतलब 10 वाला माल कितने में बेच दिया, 9 में। ठीक है? अभी आपको क्या करना है, ये सिंगल, ये दो दो रेशियो है ना, इसको सेम करो, तो 6 और 10 को सेम करो। ये एमपी एक बार 6 है, एक बार 10 है, तो सेम करो। 6 और 10 को सेम करने के लिए 6 और 10 का एलसीएम ले लो।
एलसीएम कितना है, 30 है ना, 6 और 10 का, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 5 से करो, इधर 3 से करो, तो इधर भी 3 से करो, तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 27। आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 9180, मतलब 27 यूनिट्स का वैल्यू है 9180। 9 से काट दो ना, 9 से 3 बार, ये 9 से कटेगा 100 और 20, 1020। फिर आप 3 से काट दो इसको, 3 से कटेगा तो ये कितना आएगा, 3 3 4 0, 340। तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया 340। आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस, तो 25 यूनिट का वैल्यू बताना है। एक यूनिट का 340 है तो 25 यूनिट का 8500 होगा, मतलब 340 इंटू 25। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट, मैंने आपको 25 वाला मल्टीप्लीकेशन आने से दिमाग में कर सकते हैं, इसको 100/4 लिख दो। ठीक है, फिर 34,000 को 4 से डिवाइड करो, दिमाग में करो। 34,000 को 4 से डिवाइड दिमाग में ही कर सकते हैं। देखो 34,000 को 4 से करना मतलब पहले 34,000 को 2 से डिवाइड कर लो। 34,000 को पहले 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 17,000। फिर उसको और एक बार 2 से डिवाइड कर दो, तो 8,500 आ जाएगा। ठीक है, बोलो, ये कुकिल और संतोष को छोड़ के बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं, बोलो तो ये वाला। एक्सेप्ट कुकिल एंड संतोष, बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं, बताइए प्लीज टेल मी। আই বললো এনেকুৱা প্ৰব্লেম আমি হেৰিতো কৰিছিলো, এডিআৰিৰ प्रॉफिट लॉस होती सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन কৰিছিলো। आ गया ना, चलो। ये वाला अप्रोच आप लोग एक बार, अगर आपको लिखना है तो लिख लो, और हो जाने से एक बार डन बोल दो प्लीज। मैं आपको एक दूसरा वो दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं, इससे भी थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। डन हो गया ना, मिटा सकता हूँ ना, देखो मैं मिटा दूंगा, आप लोग कुछ नहीं बोलोगे तो फिर तो समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। नहीं नहीं मिटाना है तो स्टॉप बोलो यार, डन तो आप लोग बोल रहे हैं, सबका तो नहीं हुआ। ओके, ठीक है, मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है ना, देखो क्या क्या है पहले। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये सीपी एमपी एसपी, इसमें क्या होता है देखो। पहले हम लोग सीपी को लेंगे, कॉस्ट प्राइस को लेंगे, फिर 20% ज्यादा मार्क करेंगे, 20% ज्यादा मार्क करेंगे, मतलब 20% इंक्रीज करके मार्क करेंगे ना। 20% इंक्रीज करके मार्क करेंगे तो मार्क प्राइस आएगा। मतलब हमने कॉस्ट प्राइस को 20% इंक्रीज किया तो मार्क प्राइस आ गया हमारे पास। फिर मार्क प्राइस से क्या करना है, 10% डिक्रीज कर देना है, मतलब 10% डिस्काउंट देना, मतलब क्या कि मार्क प्राइस को 10% डिक्रीज कर देना है, तो वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना। समझ में आता है ना ये सबको। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे था, पहले क्या किया, 20% उसको बढ़ा दिया। अरे भाई बहुत टाइम तो बहुत हो गया, 9 PM से। अरे यार ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो। सीपी जो है 20% इंक्रीज होके मार्क प्राइस निकला, फिर मार्क प्राइस 10% घट के सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो मतलब मैं कॉस्ट प्राइस को पहले 20% इंक्रीज कर रहा हूँ, एक नंबर आ रहा है, फिर मैं उस नंबर को 10% डिक्रीज कर रहा हूँ। कैन एनीवन टेल मी ये किस चीज का एप्लीकेशन है, कि क्या है ये, क्या हो रहा है यहाँ पे, बोलो। हु कैन टेल। सक्सेसिव, वेरी गुड, ये सक्सेसिव परसेंटेज है। सक्सेसिव परसेंटेज है कि नहीं ये। सक्सेसिव परसेंटेज तो यही होता था ना, एक नंबर को हम पहले इंक्रीज करेंगे, फिर ये आएगा, फिर इसको हम लोग डिक्रीज करेंगे या फिर इंक्रीज करेंगे, जो भी करो, मतलब सक्सेसिवली परसेंटेज चेंज हो रहा है ना। एक बार चेंज हुआ फिर से चेंज हुआ, तो सक्सेसिवली चेंज हुआ ना। तो 20% का फ्रैक्शन है 1/5, 10% का है 1/10। तो सक्सेसिव में हम लोग जो ये नीचे, हाँ सक्सेसिव, यस, हम लोग जो सक्सेसिव में क्या करते थे, एक जो वर्टिकल अप्रोच याद है ना आपको, कि क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले वो नंबर 20% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1/5 इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले नंबर 5 से 6 हो रहा है।
फिर नंबर 10% डिक्रीज हो रहा है, मतलब 1/10 डिक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर 10 से 9 हो रहा है। ठीक है, जो कॉमन है वो काट दो, 2 से 5 बार और 2 से 3 बार, मतलब जो नंबर है वो 25 से 5 into 5 कर रहा हूँ, हाँ 25 से कितना हो रहा है, 3 into 9 27 हो रहा है। करेक्ट, करेक्ट। आप अभी मुझे ये बताओ कि ये 25:27 किस चीज का रेशियो है, बताइए। ये 25 और 27 जो है ये किस चीज का रेशियो निकला है यहाँ पे, सीपी एसपी, यस वेरी गुड, सीपी और एसपी का रेशियो निकला, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था सीपी से और एंड किया एसपी में। ये हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का रेशियो आएगा। ठीक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो मिल गया मुझे डायरेक्टली, 25 और 27। आपको क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है ना, तो सीपी निकाल लेंगे ना। 27 यूनिट्स का वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना है, 9180 है, तो उससे 1 यूनिट आ जाएगा। अभी तो आया था कितना, कितना आया था यार, ये कितना आया था ये, कितना 340 आया था ना, हाँ 340 आया था, यस। तो 1 यूनिट आ गया, आप 25 यूनिट निकाल लेंगे ना, आपको तो वही तो पूछा है कॉस्ट प्राइस। 25 यूनिट 25 into 340, उससे आ जाएगा ये 8,500, ऑप्शन बी। हुआ ना, ये अच्छा है ना, जल्दी होता है थोड़ा सा, थोड़ा तो टाइम बचेगा ना। बेकार में आप लोग फिर उसको कॉमन बनाओगे, फिर उसको, फिर रेशियो कंबाइन करोगे, ये तो डायरेक्ट आ गया है ना। ओके, सो और भी मन था मुझे पढ़ाने को, लेकिन छोड़ो, अभी आपका रीजनिंग क्लास भी है, तो कल हम लोग बाकी एरिथमेटिक सॉल्व करेंगे। और कल क्या क्लास चाहिए सर, इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो ज्यादा मार्क्स कैरी करता है एग्जाम में, वो नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन शायद आ भी सकता है, देखो मैं नहीं बोल सकता हूँ आएगा कि नहीं, लेकिन नंबर सीरीज डेफिनेटली आएगा। और डीआई, यही बनाना है एग्जाम में, तो एरिथमेटिक नहीं, मतलब बना सकते हैं लेकिन नहीं भी बना सकते। ठीक है, लेकिन जो वन लाइनर है ना उसको बनाना ही है। जैसे ये नंबर, इसीलिए मैं आपको नंबर सीरीज वगैरह रोज करा रहा हूँ, डीआई रोज करा रहा हूँ, वो सभी अल्टीमेटली एग्जाम में